हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे। प्रीवियसली जितने भी लेक्चर्स हम लोग ने किए हैं उसमें हम लोग ने एक लेक्चर किया था एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। तो अगर यहाँ पे बात करें कि एक्सेप्टेंस होता क्या है, मैंने आपको ऑफर दिया और आप मेरे को एक्सेप्टेंस दे रहे हो एज इट इज विदाउट एनी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अनकंडीशनल है, अनक्वालिफाइड है। क्लियर? अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, acceptance is defined as when the person to whom the proposal is made signifies his assent, it is an acceptance of the proposal. An accepted proposal is called a promise or an agreement. तो अगर बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, और जिस पर्सन को एक्सेप्ट प्रपोजल दिया जाता है या ऑफर दिया जाता है वो जब अपनी एसेंट देता है, मतलब कि कंसेंट देता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट, इट इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको एक प्रपोजल या ऑफर दिया गया और आप सीधी सी उसकी एक एक्सेप्टेंस दे रहे हैं बिना किसी कंडीशन के, और वो एब्सोल्यूट इन नेचर है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और जो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है उसको हम प्रॉमिस या एग्रीमेंट कहते हैं। तो यहां तक आके हम लोग का एग्रीमेंट बनता है, और उसके बाद अगर वो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक, आज हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। तो एक एक्सेप्टेंस जो दी जा रही है वो एक्सेप्टेंस वैलिड है या नहीं है, उसके लिए भी कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ 6 to 7 मैंने जो है आपको एक्सेप्टेंस लिख के दिए हुए हैं। तो पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। क्लियर? वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब कि जैसा कि मैंने ऑफर दिया है एज इट इज आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट गिविंग एनी कंडीशन, अनकंडीशनल होना चाहिए। क्लियर? तो वो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा, और वो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस में आता है। इसके लिए मैंने आपको एक लीडिंग केस लिख के दिया, नेले वर्सेस मेरिट। इस केस में क्या हुआ, उन्होंने अपना घर बेचने के लिए बोला $280। क्लियर? मेरिट जो उन्होंने एक्सेप्टेंस दी। अब हुआ क्या कि एक्सेप्टेंस में उन्होंने क्या किया, $80 एडवांस कर दिए और बचे $200 उन्होंने कहा 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में $50 करके आपको देंगे। ऐसा एक एक्सेप्टेंस और चेक एनवेलप में रख के दे दिया। क्लियर? उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने पे क्या हुआ कि जो नीले थे उन्होंने केस फाइल कर दिया मेरिट के ऊपर। क्लियर? इसलिए कि मैंने इसको एक्सेप्टेंस दी और इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने कहा ये एक्सेप्टेंस वैलिड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको कंडीशनल कर दिया, आपने उसमें फेरबदल कर दी। क्लियर? तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जा सकती, क्योंकि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन। और उन्होंने क्या किया, $280 जो देने थे उसमें कंडीशन डाल दी कि 80 हम अभी दे रहे हैं और बाकी के 200 हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देंगे। तो यहां पे ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, सेकंड में आते हैं एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो वो कम्युनिकेट भी तो होनी चाहिए। अगर आपको मैंने कोई प्रपोजल दिया, आप उसको एक्सेप्ट तो कर रहे हो, मन ही मन कर रहे हो, लेकिन हमें जो है एक्सेप्टेंस लिख के नहीं दे रहे हो या इंप्लाइड तरीके से किसी भी तरीके से हमें सिग्निफाई नहीं कर रहे हो, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कहां होगी? ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा केस है पॉवेल वर्सेस ली। इसको बहुत ही लेमैन तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी कॉलेज में इंटरव्यू देने जाता हूं। क्लियर? और वहां इंटरव्यू और पैनल में मेरा एक फ्रेंड भी है या मेरा एक जानने वाला वहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, मेरा वहां पे इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, और जो बोर्ड है, पैनल, वो डिसाइड करता है कि ये कैंडिडेट अच्छे हैं और हम इनको एक्सेप्टेंस देंगे, मतलब हम इन्हें ऑफर लेटर देंगे। क्लियर? ऑफर लेटर तैयार भी कर लिया, लेकिन वो ऑफर लेटर मेरे को अभी भेजा नहीं गया।
जो वहां पे मेरे जानने वाले थे या मेरे फ्रेंड थे जो बोर्ड में बैठे थे, उन्होंने मेरे को बताया शाम को फोन करके कि भाई आप ना मिठाई खिलाओ, आपका सिलेक्शन फाइनल हो गया है और बहुत जल्द आपको लेटर मिलेगा। लेकिन लेटर मिला नहीं था। नेक्स्ट डे कोई और कैंडिडेट आया जो मेरे से बेटर था। बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इनको नहीं, इनको रखेंगे। तो जो लेटर मेरे नाम पे तैयार हुआ था वो मेरे को भेजा तो नहीं गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे केस में अगर मैं केस फाइल कर देता हूं बोर्ड के ऊपर कि मेरा सिलेक्शन किया गया था लेकिन फिर भी मेरे को कॉल नहीं आई, मेरे को लेटर नहीं मिला, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुई, और जब तक कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक वो प्रॉमिस या एग्रीमेंट बनेगा नहीं, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था। तो पॉवेल वर्सेस ली केस में एग्जैक्टली यही हुआ था कि जहां पे वो इंटरव्यू देने गए थे उनको पता था और उनको किसी उनके फ्रेंड ने बताया कि आपका जो है अपॉइंटमेंट हो चुका है एंड वेरी सून यू विल गेट योर अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो ऐसे केस में ये होता है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कहां हुआ? कम्युनिकेट हुआ होता तो फिर ये प्रॉमिस या एग्रीमेंट होता, तो वो तो हुआ नहीं। ठीक है, थर्ड में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि रीजनेबल टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, है ना। इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट बहुत ही लीडिंग केस है जो कि लिखा हुआ है राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफिओर। तो इस केस में कोर्ट ने डिसाइड किया कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उसके एक्सेप्टेंस की बात होती है। क्लियर? अब देखिए मैं आपको इसको स्टेप वाइज बताता हूं। मान लीजिए कि कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रही, क्लियर? तो वो क्या हुआ? इनविटेशन टू ऑफर हुआ। फिर उसके बाद शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर्स उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑफर का। कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, वो किस चीज का एग्जाम्पल हो गया? एक्सेप्टेंस का। तो ऐसे केस में जो एक्सेप्टेंस है मतलब अलॉटमेंट है वो विद इन ए रीजनेबल टाइम हो जाना चाहिए। अगर उसमें 5 या 6 महीने से ज्यादा का डिले कर रही है कंपनी तो वो एक्सेप्टेंस या अलॉटमेंट कंपनी के द्वारा वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ऐसा राम्सगेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टेफिओर में डिसाइड हुआ था। ठीक है, रीजन क्या है कि आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, क्यों करते हैं आप शेयर्स के लिए अप्लाई? कि कंपनी में हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका प्रॉफिट का डिविडेंड हमें मिलेगा। इसलिए थोड़ी ना करते कि हमें कंपनी से बहुत प्यार है। हर इंसान जो शेयर होल्डर है कंपनी में वो इसलिए पैसे लगा रहा है ताकि उसको थोड़ा फायदा उस कंपनी का मिल सके। लेकिन अगर आप डिले कर रहे हो 5-6 महीने से ज्यादा तो ये रीजनेबल टाइम नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल बेनिफिट आपको मिलना था इन्वेस्ट करने से वो शायद ना मिले, क्योंकि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती हैं, शेयर्स अप एंड डाउन होते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जरूर। ठीक है, तो ये आपका रीजनेबल टाइम की बात होगी कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम। ठीक, छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मैंने क्लास में एक असाइनमेंट दिया, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने क्लास में एक असाइनमेंट दिया। अब वो असाइनमेंट लेके बच्चा नेक्स्ट सेमेस्टर में आ रहा कि सर वो असाइनमेंट आपने दिया था मैंने कंप्लीट कर लिया। अरे हद होगी। तो वो असाइनमेंट अगर देना था तो उस सेमेस्टर के अंदर देते, एग्जाम होने के पहले, ना कि उस सेमेस्टर को पास करने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुंच के तब आप असाइनमेंट लेके आ रहे हो। उसका फिर कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सेमेस्टर तो आप पास हो चुके हो, कोई फायदा ही नहीं है। तो उस असाइनमेंट की जो इंपॉर्टेंस थी वो उस सेमेस्टर में रहते हुए थी। ठीक है, तो वो रीजनेबल टाइम का मतलब हो गया। अब यहां पे एक्सेप्ट इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल और रीजनेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो भी मोड आपको प्रिस्क्राइब किया गया, अगर नहीं प्रिस्क्राइब किया गया तो यूजुअल या रीजनेबल मोड से आप करिए। अब यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एक ऑफर दिया गया और उस ऑफर के साथ एक कंडीशन अटैच की गई। ये कहा गया कि अगर आप एक्सेप्ट करते हो इसको तो आपको क्या करना है? एक लेटर लिख के पोस्ट करके मेरे को बताना। अब यहां पे क्या हुआ? मोड प्रिस्क्राइब हो गया, समझ गए? अब ये मोड अगर प्रिस्क्राइब हो गया तो उसी मोड से अगर आप एक्सेप्टेंस देंगे तो वो शायद वैलिड मानी जाएगी। ठीक, ऐसा ही कुछ हुआ था सुरेंद्र नाथ वर्सेस केदारनाथ केस में,
जिसको मैं आपको समझा देता हूँ आसान भाषा में। वहां पे हुआ क्या कि उन्होंने प्रपोजल दिया और बोला कि अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को लेटर के थ्रू एक एक्सेप्टेंस दीजिएगा। उन्होंने लेटर नहीं लिखा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया इन पर्सन और बोला जाइए आप कह के आइए कि यस मेरे को ये प्रपोजल एक्सेप्टेड। इन पर्सन भेज दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे जो मोड प्रेस्क्राइब किया गया था कि लेटर के थ्रू भेजिए, वो मोड आपने नहीं फॉलो किया, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करे कि ना करे। क्लियर? अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये आप अपनी बुद्धि से सोच के देखिएगा कि यूजुअल या रीजनेबल मोड क्या होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। मतलब जो एक्सेप्टर है उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत ही लीडिंग और फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। क्या करना है आपको? आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में क्या हुआ था। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑफर मैंने पढ़ाया है पहले लेक्चर में, और ऑफर में एक पॉइंट था, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। उसमें सेम यही केस था। क्यों? क्योंकि दोनों के लॉ पॉइंट एग्जैक्टली एक जैसे हैं, इसलिए यहां पे सेम वही केस फिर से जो है दोहराया गया है। और आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त केस में एक्चुअली क्या हुआ। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो कि नहीं सीख। ठीक? और जब आप नहीं बता पाएंगे तो मैं खुद बताऊंगा कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त में क्या हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और रिवोक। तो ऑफर लैप्स हो जाए या रिवोक हो जाए। तो जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाली सीरीज में चला रहा हूं, अभी लास्ट जो मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो एक्चुअली इसी लॉ पॉइंट है। तो ऑफर जब कभी भी लैप्स होता है या रिवोक होता है तो दोनों केस में होता क्या मैं आपको बता दूं। एक तो लैप्स हो रहा, तो लैप्स में क्या हुआ, मान लीजिए कि आज संडे, मैंने आपको एक ऑफर दिया और बोला कि आप थर्सडे तक ये ऑफर ओपन है। क्लियर है? थर्सडे के पहले पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी। तो अगर थर्सडे तक आप देते हैं एक्सेप्टेंस तो ठीक है, अगर थर्सडे को नहीं देके आप फ्राइडे के एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो चुका, कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? और एक्सेप्टेंस रिवोकेशन के पहले होनी चाहिए। तो अगर कभी भी मैं आपको ऑफर दे रहा हूं और आपने एक्सेप्टेंस दी, उसके पहले पहले मुझे ऑफर रिवोकेट कर देना। तो मान लीजिए कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, लेटर पोस्ट कर रहे हो, तो लेटर पोस्ट होने के पहले मेरी रिवोकेशन आपके पास पहुंच जानी चाहिए, तब रिवोकेशन वैलिड होगा, वरना नहीं। तो यहां पे क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और रिवोक। तो रिवोकेशन लेटर पहले पहुंच जाना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपने लेटर तैयार तो कर लिया, लिख लिया, लेकिन पोस्ट नहीं किया, तो जो लॉ पॉइंट है वो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के केस में वो यहाँ पे लॉज अप्लाई होंगे। नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं बेशक वो टॉपिक बहुत ही थॉरली आपको पढ़ाऊंगा, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। लास्ट में लिखा है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस। याद रखिएगा ये रूल है, साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, साइलेंस की कोई बात ही नहीं होती। तो एक्सेप्टेंस में साइलेंस का कोई रोल ही नहीं, कि मतलब आपने मान लीजिए कि आपने क्या किया, कह दिया कि अगर आप ये प्रपोजल एक्सेप्टेड है तो आप जो है कुछ भी नहीं बोलते अगर मंडे तक, तो मैं मान लूंगा कि आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जा सकती ऑफर देते समय कि साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस का तरीका मान लीजिए। साइलेंस कैन नेवर बी ए मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अभी फिलहाल ये याद रखिएगा, आगे अब इसमें बहुत ही मजेदार आपको पॉइंट्स पढ़ाएंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं आपको आंसर करूंगा। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, आपने बताना मेरे को कि इसमें क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से क्वेश्चन करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीनियर विद मनीष।